हेलो, मैं विजय कुमार। नमस्ते आप सभी को। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री के एक मोस्ट टॉपिक की बात आईयूपीएससी की। और इस आईयूपीएससी को हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारे पास जो केमिस्ट्री के जितने पार्ट्स आते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से मोस्टली हम 12th क्लास में जो पढ़ते हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। यानी हम केमिस्ट्री के 3 भाग पढ़ते हैं। यानी 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम केमिस्ट्री के 3 भाग पढ़ते हैं। 3 भाग। पहला हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ये हम पढ़ते हैं क्लास 12th में, 11th में। और हम जो क्लास 12th में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन, और जो मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं, जो कन्वर्जन वगैरह, जो रिएक्शन वगैरह, वो आते हैं सारे किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसे हिंदी बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ये हम दोनों पोर्शन पढ़ते हैं 12th क्लास में। अब 12th क्लास में जब हम आईयूपीएससी के बारे में अध्ययन करते हैं तो 12th क्लास में जाने से पहले हमें आईयूपीएससी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आईयूपीएससी से हम ऑर्गेनिक के जितने भी नेमिंग होते हैं उसको हम सरल रूप में दे सकते हैं। यानी आईयूपीएससी एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा जितने भी कार्बनिक यौगिक के कंपाउंड होते हैं उनके हम सभी के नाम आसानी से दे सकते हैं। अब मान लीजिए 11th क्लास में एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन में ये आईयूपीएससी का पोर्शन चलता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ये आप जान ही चुके हैं कि केमिस्ट्री को हम 11th से 12th तक 3 भागों में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन में, ठीक है। और ये अकार्बनिक रसायन की जो बुक होती है वो आपकी आती है 11th क्लास में। और केमिस्ट्री के लिए जो मोस्ट और बेस्ट बुक रहेगी वो आपकी एनसीईआरटी बुक रहेगी। और 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन ये आपकी 12th क्लास में आता है। और 12th क्लास में ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों ही आते हैं, जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ता है। इसमें आपको कैलकुलेशन मिलती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म, रिएक्शन और केमिकल्स जो भी इसमें कार्बनिक रसायन मिलते हैं। और हमें आईयूपीएससी की जो जरूरत पड़ती है वो इस टॉपिक में पड़ती है। तो हमें आईयूपीएससी क्यों सीखना चाहिए? आईयूपीएससी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हमें आईयूपीएससी की ज्यादातर जरूरत हमें कार्बनिक रसायन में पड़ती है। और कार्बनिक रसायन एक सरल टॉपिक है, कठिन नहीं है। अगर हम आईयूपीएससी को सीख जाएं, एक टर्म्स सीख जाएं, तो हमें नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कार्बनिक भी थोड़ा यहाँ पर कवर हो जाता है, इसलिए हमें अकार्बनिक और कार्बनिक ये दोनों हमें इस नेमिंग से सीख सकते हैं। आईयूपीएससी 2 प्रकार की नेमिंग होती है, एक ऑर्गेनिक नेमिंग में होती है और एक इनऑर्गेनिक नेमिंग होती है। तो जो इनऑर्गेनिक आईयूपीएससी आती है, जो हम 12th क्लास में एक 9वां चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन, उपसह संयोजक। तो इस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है उपसह संयोजी यौगिक। ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें आईयूपीएससी के बारे में। तो आईयूपीएससी में जाने से पहले
आईयूपीएससी में जाने से पहले हम कुछ ऐसी परिभाषाओं का ज्ञान लेते हैं जिससे हमें आईयूपीएससी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि अणु सूत्र हुए, मूलक अपवादी सूत्र हुए, कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हम यहाँ पर कौन कौन से आईयूपीएससी सीखने वाले हैं, उससे पहले हमें कुछ परिभाषाओं पे, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके जड़ को जानना अति आवश्यक है। इसलिए हम आईयूपीएससी में जाने से पहले कुछ इसकी जो लगभग डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम आईयूपीएससी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर कवर होती है आईयूपीएससी आपकी। ये तो आप समझ गए होंगे कि हम आईयूपीएससी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें 12th में इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में लाने के लिए हमें आईयूपीएससी को पढ़ना पड़ता है। और आईयूपीएससी हमारे लिए बहुत मोस्ट है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम 11th क्लास में, क्लास 11th की बात करते हैं। तो क्लास 11th में एक चैप्टर आता है, एक अध्याय आपका हाइड्रोकार्बन। इसमें आपके 3 टॉपिक आते हैं हाइड्रोकार्बन: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये 3 टॉपिक हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। अगर इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से पढ़ें तो हम 12th के लिए तैयार होने लगते हैं, यानी हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। इसके बाद 12th क्लास में जो आपकी सेकंड पार्ट है, क्लास 12 जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बुक आपको केवल एनसीईआरटी ही से ही करना है। 12th क्लास में कौन सा चैप्टर आपको बता देते, पहला अध्याय है वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और जो दूसरा अध्याय है वो आपका है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तीसरा जो अध्याय है वो आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका जो चौथा अध्याय है वो है आपका एमिन। यानी इन सभी में हम आईयूपीएससी नेमिंग जानना सीखेंगे, यानी हम आईयूपीएससी के पूरे टॉपिक को सीखेंगे ताकि हमें केमिस्ट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो आईयूपीएससी से संबंधित जो आए ना। इसलिए हमें आईयूपीएससी को सीखना बहुत जरूरी है अगर हमें सेकंड भाग को पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएससी नेमिंग में प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसके लिए हम आईयूपीएससी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आज से आईयूपीएससी में हम इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, यानी 0 से उच्च लेवल तक जाएंगे। तो आज हम आईयूपीएससी से संबंधित कुछ ऐसी परिभाषाओं को पढ़ने वाले हैं जो हमें आईयूपीएससी में जाने से पहले ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। हम यहाँ पे जानने वाले हैं कुछ परिभाषाएं जो कि मैंने लिख दिया, कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। उसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है अणु सूत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर
ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध कराता है, तो ऐसे सूत्र को अणु सूत्र कहा जाता है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, यानी कोई अणु बनता है तो किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो मैंने क्या कहा, ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध कराता है, तो ऐसे सूत्र को हम क्या बोलते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये तो क्या हुआ, ये तो नाम हुआ, मुझे क्या लिखना है, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र इसका क्या होता है, H2SO4। अब इसमें मैंने क्या लिखा, ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या। अब परमाणुओं की वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परमाणुओं की वास्तविक संख्या यानी इस यौगिक में जो परमाणु है उसकी वास्तविक संख्या क्या है, यानी H एक परमाणु हुआ तो उसकी वास्तविक संख्या कितनी है, 2 है, यानी H की वास्तविक संख्या कितनी, 2, S की कितनी, 1 और ऑक्सीजन की कितनी, 4। हमें केवल इसमें इतना ही बताना है, अणु सूत्र वो होते हैं जो वास्तविक, अणु सूत्र वो होते हैं जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कितने परमाणुओं ने भाग लिया है इस अणु में, उस संख्या का बोध कराते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये अणु सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका अणु सूत्र। इसमें हमें H2SO4 में क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु वो कितने परमाणु है, 2, और सल्फर जो परमाणु वो कितने, 1, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध कराते हैं, यानी कितने रियल परमाणु है, जो रियल संख्या बता रहा है, जो रियल परमाणु है उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि अणु में परमाणु कितने उपस्थित हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितने, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ये क्या हुआ, वास्तविक संख्या हुई। अगर हमसे पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बोलेंगे इसे, और इसका अणु सूत्र क्या होता है, C2O2H4, यानी C2H4O2, ये होता है इसका अणु सूत्र। हमें इसमें स्पष्ट पता चल रहा है ये एक क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड में क्या उपस्थित है, अणु है, और अणुओं में क्या उपस्थित रहते हैं, परमाणु। अब परमाणु, इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 4, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2, यानी हमें यहाँ पर परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध हो रहा है, यानी कितने कार्बन ने भाग लिए हैं, कितने हाइड्रोजन ने भाग लिया है और कितने ऑक्सीजन ने भाग लिया है। तो हमें क्या पता चल रहा है, परमाणुओं की संख्या पता चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम एसिटिक अम्ल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, O, फिर सिंगल बॉन्ड H। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। आप चाहे तो इसका फोटो ले लें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ सम परिभाषा ही चल रही है। अब चलते हैं हम मूलानुपाती सूत्र। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या सरल अनुपात, परमाणुओं की संख्या को ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सरल अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मैंने इसमें सूत्र क्या आता है? ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहता है। अब जैसे कि मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा? ग्लूकोज का फॉर्मूला, यानी ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12 और O6। अब हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि अणु सूत्र, ये क्या है? आपका एक अणु सूत्र है। अणु सूत्र में परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी है? कार्बन की कितनी है? 6 है। H की कितनी है? 12 है। और O की कितनी है? 6 है। अगर देखा जाए तो इसका रेशो क्या होगा? यानी अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब क्या है? रेशो। अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशो। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी हमें ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र पता करना है। तो इसमें क्या होगा? 1:2:1। ये किसका मूलानुपाती फॉर्मूला है? यानी इसका मूलानुपाती फॉर्मूला क्या है? CH2O। ये क्या कहलाएगा? इसका मूलानुपाती फॉर्मूला। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसी मूलानुपाती फॉर्मूले से हम इसको क्या बना सकते हैं? देखा जाए तो इसको हम बना सकते हैं ये चीज, लेकिन ये मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। ये कब बताऊंगा? आगे। लेकिन इसका सरल अनुपात क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, अगर हमें सुक्रोज का निकालना है, मान लो चीनी का निकालना है, शुगर का निकालना है, तो शुगर का क्या होगा? C12H2211O11। इसका क्या निकल सकता है? क्योंकि इसमें O11 है, तो क्या निकल सकता है? इसका कंफ्यूजन है ना?
तो इसका नहीं निकालते हैं, तो हमें निकालना है मान लो किसका, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है, C2H4O2। और इसका जो वास्तविक संख्या कितनी है, 2 4 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 2, 2 एकम 2, यानी इसका मूलानुपाती रेशो क्या है, 1:2, 2:1, यानी एसिटिक एसिड का भी वही है और ग्लूकोज का भी वही है। तो यानी अगर ये जितने से कट जाए या रेशो निकलता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका मूलानुपाती सूत्र। यानी कि हमें मान लो CH4 दे दिया गया हो, CH4, अब यहाँ पर कितना है, इसका अनुपात क्या निकलेगा, 1:4 निकलेगा। तो ये तो यही रहेगा, जो था वही रहेगा। अगर मान लो हमें दिया जाए CH3 और पूछ लिया जाए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो हमें पता है कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब इसकी वास्तविक संख्या कार्बन कितनी है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 1:3। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आया, 1:3, यानी कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 3, यानी इसका रेशो क्या है, मैथिल आया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके मूलानुपाती सूत्र कहलाते हैं। आप चाहें तो इसका फोटो ले लें। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये तो 2 इम्पोर्टेंट जो मोस्ट टॉपिक थे, जो डेफिनेशन थी वो मैंने बता दी है कि क्या अणुसूत्र होते हैं और क्या मूलानुपात होते हैं। अणुसूत्र में हम केवल ये देखते हैं कि यौगिक में जो अणु हैं उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को देखते हैं, और मूलानुपाती हम फॉर्मूले में ये देखते हैं जो वास्तविक संख्या है वो कितने से डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड होने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है, मूलानुपाती फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले कार्बनिक रसायन की परिभाषा। चल कार्बनिक रसायन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में क्या है मैं बता दे रहा हूं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। लिखता हूं डेफिनेशन, रसायन विज्ञान की विज्ञान ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है,
कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने एग्जाम्पल के लिखा C2H6, अब ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर हमने लिखा मान लो CH4, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। यदि हमने लिखा C3H8 यानी H8, तो ये भी क्या, एक हाइड्रोकार्बन। लेकिन उसके व्युत्पन्न, अब उसके व्युत्पन्न जिसमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर कोई अन्य परमाणु जुड़े तो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मान लो ये C2H6 लिखा है, अगर मैं इसको लिख दूं C2H5Cl, तो ये क्या है, एक Cl आ गया है। इसका मतलब अन्य कोई परमाणु आ गया। अगर अन्य कोई परमाणु आके जुड़ेगा इस हाइड्रोकार्बन पे तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यानी इस रसायन विज्ञान की, देखो कार्बन रसायन में क्या लिखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। अब उसके व्युत्पन्न कौन हुए, ये हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख लिया C6H12O6, इसमें क्या है व्युत्पन्न, O है। अगर मैंने लिखा मान लो CH3CH2 और यहाँ लिख दिया NH2, तो ये क्या है, ये व्युत्पन्न है। ये तो सब क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन के ये व्युत्पन्न कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, ये हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो हमने केवल यहाँ पर इतना ही बताना चाहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी यहाँ पर हमने क्या सीखा, कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है। हमें यहाँ पे ये पता चल गया हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ये भी तो पता चल गया हमें कि उसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो चलो इसको विस्तार से भी पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो तब तक चाहे आप इसका फोटो ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कार्बनिक रसायन की, और कार्बनिक रसायन में एक शब्द आया था हाइड्रोकार्बन। अब उसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी इस यौगिक में केवल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, एक आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें मान लो हम एग्जांपल के लिए क्या दे सकते हैं, अभी हमने लिखा था C2H6, ये क्या कहलाएगा, एक हाइड्रोकार्बन है। CH4 ये क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन है। अगर मैंने लिख दिया C3H7, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और यदि हमने लिखा CH3 ये भी क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन है। और यदि हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। और यदि हमने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार पाए जाते हैं जिसके उदाहरण मैं नाम भी लिखा दे रहा हूँ। एक को हम बोलते हैं एल्केन, दूसरे उदाहरण को बोलते हैं एल्कीन, तीसरे उदाहरण को बोलते हैं एल्काइन। तीनों की मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, इसे एल्केन बोलते हैं,
इसको एल्कीन बोलते हैं, इसको एल्काइन बोलते हैं। ये तीनों उदाहरण, आप चाहे तो इसका फोटो ले लें। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की हम बात करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की। ठीक है, चल ये तो हुए हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, और इंग्लिश में इसको हम ड्राइव्ड भी बोल देते हैं, ड्राइव्ड हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर कोई अन्य परमाणु जुड़ता है तो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाता है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन विस्थापित कर हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर कोई अन्य परमाणु जुड़ता है तो ऐसे यौगिक को ऐसे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर कोई अन्य परमाणु जुड़ता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा और उसकी जगह कोई अन्य परमाणु। अब अन्य परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लो H हुआ, F हुआ, Cl हुआ, H तो ऑलरेडी है, Vr हुआ, I हुआ, O हुआ, ये सब क्या है, ये इनमें से अगर कोई अन्य परमाणु आके जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3Cl, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 और CH2 और यहाँ लिख दिया Br, ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ लिखा CH3 CH और नीचे लिख दिया F और यहाँ लिख दिया CH3, तो ये क्या है, सारे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यानी जिसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और बाकी का एक अन्य परमाणु कोई जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, आप इसका फोटो ले लो। आई होप आपके इस वीडियो में आपको मूलानुपाती सूत्र के बारे में पता चला होगा, जो रेशो के बारे में बताता है, अनुपात को बताता है, जो वास्तविक संख्या होती है उसका हम अनुपात रेशो निकालते हैं वो बता देता है। मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अणु सूत्र और सूत्र में अंतर, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और आगे संकरण की, यानी कार्बन के संकरण की, कार्बन के संकरण की।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, हम यहाँ पर कार्बन के संकरण की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बताने वाले, बिल्कुल नहीं बताने वाले कि संकरण क्या होता है। केवल हम यहाँ पर इतना ही बात करने वाले कि कार्बन का संकरण हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, हम कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि वो संकरण होता क्या है। संकरण क्या होता है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। यानी आपके 11th क्लास में जो आपका अध्याय नंबर 4 है, उसमें रासायनिक आबंध जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे संकरण के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम इतना ही जानेंगे कि कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं। तो कुछ पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कार्बन के संकरण के निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन बंध कितने बना सकता है। ध्यान रखना, कार्बन की जो वैलेंसी, संयोजकता और बंध कितने बना सकता है, वो 4। तो ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हम यहाँ कार्बन के संकरण की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ संकरण क्या होता है वो नहीं, केवल कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं उसमें। तो इसमें हम कुछ नोट करना, आप नोट डाल लेना। उसमें नंबर 1, यदि कार्बन परमाणु पर चार सिग्मा बंध होते हैं तो कैसा संकरण होगा, sp3। ध्यान रखना, यदि कार्बन परमाणु पर 4 सिग्मा बंध होते हैं तो वो कैसा संकरण कहलाएगा, sp3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, यदि कार्बन परमाणु पर 3 सिग्मा बंध होते हैं तो कैसा संकरण, sp2। तीन सिग्मा, सॉरी ये लाइन पूरी गलत हो गई थोड़ी, 3 सिग्मा और 1 पाई बंद होता है तब sp2 बनता है। ठीक है, 3 सिग्मा 1 पाई। तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, यदि कार्बन परमाणु पर दो सिग्मा और 2 पाई बंद होता है sp संकरण कहलाएगा। ठीक है, यदि कार्बन परमाणु पर, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और इसके साथ साथ और भी कुछ ध्यान रखना है जो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर, वो भी नोट करना, वो भी नोट करें। यदि 2 परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तो है सिग्मा बंध कहलाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि 2 परमाणुओं के मध्य
एकल बंध होता है तो ये सिग्मा बंध कहलाएगा। द्विबंध या त्रिबंध होता है तो वह एक सिग्मा और अन्य सभी पाई बंध कहलाएंगे। ठीक है, हमने दूसरी लाइन में क्या लिखा, यदि दो परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है तो एक सिग्मा और अन्य सभी पाई बंध कहलाएंगे। चाहे वो त्रिबंध हो तो उसमें दो बंध पाई कहलाएंगे, अगर द्विबंध है तो उसमें एक पाई और एक सिग्मा। ठीक है, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कार्बन परमाणु पर 4 सिग्मा बंध होते हैं तो sp3 संकरण रहेगा। यदि कार्बन परमाणु पर 3 सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है तो sp2 रहेगा संकरण। यदि कार्बन परमाणु पर 2 सिग्मा और 2 पाई बंध होता है तो sp। ठीक है, ये हमें कार्बन के संकरण को बताता है। अब इसमें आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। सिग्मा और पाई और संकरण के बारे में हम बात करेंगे ओनली केमिकल बॉन्डिंग में, जो अध्याय नंबर 11 का 4 है। ठीक है, यहाँ पर केवल हम कार्बन का संकरण निकालने का सूत्र जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसका फोटो ले सकते हैं। अब यहाँ पे संकरण कैसे निकालते हैं, बात ये कर रहे हैं संकरण होता क्या है, ये हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 में। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। संकरण कैसे, जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा CH3 और CH3, तो संकरण निकालने के लिए हमें कुछ नियमों का या कुछ टिप्स का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो संकरण कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि हमें इस कार्बन पर क्या पता करना है, सिग्मा बंध। तो हमें ये तो पता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा है, एकल बंध। और जब कार्बन के मध्य या कार्बन के मध्य एकल बंध है तो क्या कहलाएगा, सिग्मा बंध कहलाएगा। अब इसको हम खोलेंगे संरचना सूत्र में। संरचना सूत्र कैसा, जैसे कि कार्बन कार्बन यानी सभी हाइड्रोजन को इस तरीके से लगाना है, सभी हाइड्रोजन को इस तरीके से लगाना। अब हमें पता करना है कार्बन 1 पर कैसा संकरण है और कार्बन 2 पर कैसा संकरण है, यानी हम लिखेंगे कार्बन 1 का संकरण निकालना है। ठीक है, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य यानी 2 परमाणु है, उनके मध्य कैसा बंध है, एकल है, तो एकल बंध को हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा देते हैं। और एकल यहाँ भी है तो इसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा देंगे। एकल यहाँ भी है तो यहाँ इसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा देंगे। और एकल यहाँ भी है तो इसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा देंगे। अब इस कार्बन पर कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3 4, तो यानी इस कार्बन पर कितने सिग्मा बंध है, 4। तो मैंने क्या कहा था, यदि कार्बन पर 4 सिग्मा बंध होते हैं तो कैसा संकरण होगा, sp3। उसी प्रकार हमें कार्बन 2 का संकरण निकालना है, यानी कार्बन 2 का संकरण। तो कार्बन 2 का संकरण कैसा होगा, अब यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, तो 1 2 3 4, इस पे भी 4 संकरण, तो इसका भी कैसा संकरण रहेगा, sp3 संकरण रहेगा। इस प्रकार हम संकरण निकालते हैं। लेकिन ये तो सरल उदाहरण था, इससे भी टफ वाले उदाहरण हैं जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा, यानी संकरण का टॉपिक अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को धन्यवाद।